नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी बज रहा है सुबह के 5:45 और मैं निकल पड़ा नैनीताल के बस अड्डे। मुझे वहां से बस पकड़कर भोवाली पहुंचना है। फिर भोवाली से सुबह 8:30 बजे वाली बस पकड़कर मुक्तेश्वर के लिए निकलना है, क्योंकि नैनीताल से मुक्तेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है। सुबह के इस वक्त नैनीताल की रोड बहुत ही सुनसान और खाली खाली सी थी। सुबह के इस वक्त नैनीताल की रोड में बहुत ही ज़्यादा शांति थी और पहाड़ों के ऊपर बने हुए घरों के अंदर जलती हुई लाइट काफ़ी अच्छा परिदृश्य प्रस्तुत कर रही थी। कुछ देर में मैं बस अड्डे पहुंच गया। अब मुझे यहां पर 6:30 बजे वाली बस में बैठना था। मैं 6 बजे ही बस अड्डे पहुंच गया था। अभी मेरे पास आधे घंटे का वक्त था। ये है वो बस जिसमें बैठकर मुझे भोवाली के लिए जाना है। नैनीताल से भोवाली की दूरी करीब 12 से 13 किलोमीटर है। मैंने बस के अंदर जाकर अपना बैग रखा और बाहर निकल आया चाय पीने के लिए। मैंने इस बेकरी शॉप में चाय पी और बिस्कुट खाया। उसके बाद वापस बस में जाकर बैठ गया। बस का किराया नैनीताल से भोवाली के लिए 25 रुपये लगता है और अब धीरे धीरे हल्का सा उजाला भी हो गया था। बस ने मुझे आधे घंटे में भोवाली पहुंचा दिया था और अब मैं भोवाली पहुंच गया। मेरे पास 1.5 घंटे का वक्त था। मैं अब यहाँ पर बस अड्डे में जाकर नहीं बैठने वाला था, इसलिए मैंने सोचा चलो पैदल वॉक करके भोवाली ही देखते हैं। मैं पैदल ही निकल पड़ा भोवाली को देखने के लिए। मैं सड़क पर चलते हुए 1 किलोमीटर आगे आ गया था। आप यहाँ से पूरा भोवाली देख सकते हैं। सुबह के इस वक्त सूर्योदय हो रहा था और सूर्य की सुनहरी किरणें यहाँ के पहाड़ों पर और घरों पर पड़ रही थी। ये नज़ारा शानदार है। यहीं पर पास में एक बेंच पड़ी हुई थी। मैं उस पर थोड़ी देर बैठा रहा और कुछ देर बाद मैं निकल पड़ा दूसरी जगह देखने के लिए। सुबह के इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैं लखनऊ से अपने 2 दोस्तों के साथ फ्राइडे की रात को कैंची धाम और नैनीताल घूमने के लिए निकला था। कैंची धाम में दर्शन दोपहर तक हो गए थे और दोपहर के बाद मैं नैनीताल घूमने के लिए आ गया। मैंने नैनीताल 1.5 दिन में घूमा और 2 रात रुका। अगर आपने नैनीताल और कैंची धाम का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाकर नैनीताल और कैंची धाम की यात्रा का ब्लॉग देख सकते हैं। मैं इस वक्त भोवाली में दूसरी जगह आ गया था, जहां से सूर्योदय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था और यहीं पर एक चर्च भी बना हुआ था। मेरे दोनों दोस्त संडे की शाम को काठगोदाम के लिए निकल चुके थे, क्योंकि उनकी वहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन थी और मैंने अपना आगे के लिए प्लान बढ़ा दिया था। मैंने सोचा नैनीताल तक आया हूँ तो मुक्तेश्वर और भीमताल भी देख ही लेता हूँ। तो अभी मैं भोवाली में हूँ और मुझे आगे मुक्तेश्वर के लिए जाना है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ 8:30 बजे वाली बस का। यहाँ पर मुक्तेश्वर जाने के लिए टैक्सियाँ भी अवेलेबल है, जो आने जाने का 2500 रुपये से 3000 रुपये तक चार्ज करती हैं। भोवाली में थोड़ा घूमने के बाद अब मुझे भूख लग गई, तो मैं यहीं पर पास में बने हुए रेस्टोरेंट में जाकर चाय पी और छोला समोसा खाया। अब 8:30 भी बज गया था और बस भी आ गई थी मुक्तेश्वर जाने के लिए। भोवाली से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 37 से 38 किलोमीटर है। यहाँ पर 24 घंटे में केवल एक ही बस चलती है मुक्तेश्वर जाने के लिए, जिसका टाइमिंग सुबह 8:30 बजे है और मुक्तेश्वर से वापस आने वाली भी बस यही है, जो कि 12:30 से 1 बजे के बीच मुक्तेश्वर से वापस भोवाली के लिए चल देती है। भोवाली से मुक्तेश्वर जाते हुए आपको रास्ते में कई सारे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं। बस भोवाली से मुक्तेश्वर पहुंचाने के लिए 1.5 से 2 घंटे का वक्त ले लेती है और अब मैं मुक्तेश्वर पहुंच गया था और सामने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बना हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। बस ने मुझे जहां पर उतारा है, यहां से मंदिर की दूरी करीब 300 से 400 मीटर है। यहां से मुझे पैदल वॉक करते हुए जाना होगा। यहाँ रास्ते में एक SBI की बैंक शाखा भी देखने को मिली। सच बताऊं तो पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही है आप पैदल वॉक करके घूमें।
यहाँ पर आपको हर तरफ देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे और बीच में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक डाकघर बना हुआ है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर के लिए जाना जाता है और जहां भगवान शिव मुख्य देवता है। यहाँ पर सामने बने हुए इन्फो बोर्ड पर मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी और ठीक सामने आप महादेव के मंदिर में जाने वाला प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं, जिसके सामने प्रसाद और फूलों की दुकान थी। इस प्रवेश द्वार से होकर आपको मुक्तेश्वरी माता मंदिर और महादेव के मंदिर की ओर जाना होता है। यहाँ पर एकदम से खड़ी चढ़ाई है जहाँ पर आपको 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है। मुक्तेश्वर धाम जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। यदि आप अपने आप को खोजना चाहते हैं तो आपको इस धाम के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मुक्तेश्वर धाम में आपको चारों तरफ देवदार के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। महादेव का मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, जिस वजह से आप ऊपर चढ़ते चढ़ते हाँफ सकते हैं। यहाँ पर एक देवी माता का मंदिर भी सामने बना हुआ था। सीढ़ियों पर रिपेयरिंग का वर्क चल रहा था, जिस वजह से मुझे साइड में मिट्टी के बने हुए रास्ते से ऊपर की ओर जाना पड़ रहा था। आप यहाँ पर सीधी खड़ी चढ़ाई देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार चलते चलते आप हाँफ भी जाते हैं, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक और रुकते रुकते ऊपर चढ़ना होता है। मुक्तेश्वर धाम का महादेव मंदिर भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है। मुक्तेश्वर धाम में आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक केवल 10 से 15 श्रद्धालु ही दिखे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर में मुझे तुरंत ही दर्शन हो जाएंगे। मैं महादेव के मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आप सामने शू स्टैंड देख सकते हैं, जहां पर आपको अपने जूते या स्लीपर उतार कर इस सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाना होता है। सबसे पहले आपको माता मुक्तेश्वरी और पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर सामने दिखाई देगा। यहाँ मंदिर में बजती हुई घंटियों की आवाज़ मन को काफ़ी सुकून देती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि मुक्तेश्वरी माता का मंदिर एक शक्तिपीठ है। ठीक इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि कानपुर के मूसानगर के पास मुक्तेश्वरी माता का शक्तिपीठ है, जहां उनका मुकुट गिरा था। बट असल में बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद ज़िले में माता सती के माथे का मुकुट गिरा था, जहां उनकी पूजा विमला नाम से की जाती है। मैंने माँ मुक्तेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन किए, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और मैं बाहर आ गया थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून था। चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर में बजती हुई घंटियाँ एक अलग ही प्रकार का सुकून दे रही थीं, जो कि आपको शहरों में नहीं सुनाई देगा। मुक्तेश्वरी माता मंदिर और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं ऊपर बढ़ चला महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं फरवरी में मुक्तेश्वर की यात्रा के लिए निकला था। यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर मुझे दर्शन भी आराम से हो गए। यहाँ पर महादेव के मंदिर के सामने भूमि देवता का एक मंदिर भी बना हुआ है, छोटा सा, जहाँ जाकर आप दर्शन कर प्रणाम कर सकते हैं। मुक्तेश्वर धाम को पांडव काल का धाम भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है ये शिवलिंग 5350 वर्ष पुराना है, जिसकी काफ़ी मान्यता है। और ये मंदिर भारत का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान शिव को समर्पित 18 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर आ गया था। मंदिर में अंदर पूजा हो रही थी, इसलिए मैं मोबाइल लेकर अंदर नहीं गया वीडियो बनाने के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया पीछे की तरफ, जहां से आपको खूबसूरत
और बहुत दूर तक खुली हुई वादियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ दिखेंगी। यहाँ से सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, भव्य, शांति भरा और शानदार है। यहाँ से आप दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं देख सकते हैं। इस जगह को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महादेव का मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है। एक बात और, यहाँ पर महादेव के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, इसलिए फिर मैंने आधी परिक्रमा की मंदिर की और थोड़ी देर रुककर यहाँ पर बैठकर 5 से 10 मिनट मैंने ध्यान किया। सच में यहाँ पर ध्यान करने पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शांति मिलती है। मैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद करीब आधे घंटे तक रुका रहा, क्योंकि सामने का नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब मैं निकल पड़ा यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए। महादेव के मंदिर के पास एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें भगवान शिव ने इस स्थान पर एक राक्षस का भी वध किया था, जिससे उसे मोक्ष मिला था। इसलिए माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद है और जो भी भक्त पूरी लगन और आस्था के साथ आता है उसे वह सब मिलता है जो वह चाहता है। यहाँ पर बीच में एक श्री राम जी का भी मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर मैंने वापसी में लौटते हुए दर्शन किए और निकल पड़ा चौली की जाली को देखने के लिए, जो कि मंदिर से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मैं अब नीचे की तरफ बढ़ चला था, जहाँ पर मैंने शू रैक में अपना शूज़ रखा हुआ था। यहाँ पर शू पहनने के बाद मैं निकल पड़ा चौली की जाली देखने के लिए, जो कि सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है और जहाँ से आपको दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखती हैं। चौली की जाली देखने जाने के लिए आपको देवदार के घने जंगलों के बीच में बने हुए रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अगर आपको धार्मिक यात्रा करना बेहद पसंद है तो आपको मुक्तेश्वर में स्थित महादेव के मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। मैं जंगल के बीच में बने हुए रास्ते से चलता हुआ चौली की जाली की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर इस वक्त इस तरह से चलना भी एक अलग तरह का एहसास है। इस जगह पर आपको कुदरत की अपार सुंदरता देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर प्रकृति का आनंद लीजिए और आसपास की जगहों को देखिए। ऐसी शांत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं कुछ देर में चौली की जाली के सामने पहुँच गया था। यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे उभरी हुई चट्टानें निकली हुई थी, जिसके सामने आपको बहुत ही दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगी, जो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करती हैं। चौली की जाली में आप कुछ छोटे रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं, जहां पर जाकर आप मैगी, चाय या फिर ऑरेंज जूस पी सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ों को देखना एक थेरेपी की तरह है, जो यहाँ आने वाले लोगों को तरोताज़ा कर देती है। पहाड़ों में आप अपनी सारी परेशानियाँ भूलकर यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं। यही पहाड़ों का जादू है। आप सामने काफ़ी दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा साफ था, इसलिए सामने दूर तक फैली हुई पहाड़ियों को देखा जा सकता है। दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती मानो प्रकृति का एक अद्भुत और विशाल चित्र है, जो अपनी ऊंचाई, हरे भरे ढलानों और रहस्यमयी घाटियों के साथ हर किसी को मोहित कर देती है। यहाँ चौली की जाली में आप रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से आपको पहाड़ी इलाके का 180 डिग्री नज़ारा दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ से आपको हिमालय की श्रृंखला भी दिखाई देगी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर कोई हिमालय की श्रृंखला नहीं दिखी, जैसी कि नैनीताल में दिखी थी। कुछ देर
चौली की जाली में रुकने के बाद अब मैं बढ़ चला वापस मुक्तेश्वर के बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि बस यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए रुकती है। उसके बाद 12:30 से 1 बजे के बीच बस निकल पड़ती है भोपाली के लिए। अगर आपकी बस छूट भी जाती है 12:30 से 1 बजे के बीच वाली, तो उसके बाद 2:30 बजे यहाँ से एक शेयर टैक्सी भोपाली के लिए निकलती है। मैं अपने कदम तेज़ी से और जल्दी से आगे आगे की ओर बढ़ाता जा रहा था। यहाँ आपको मुक्तेश्वर धाम मंदिर के बगल में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। मैं कुछ देर में मंदिर में नीचे प्रवेश द्वार के पास पहुँच गया था। अब मुझे यहाँ से पैदल वॉक करते हुए बस स्टैंड की तरफ पहुँचना था। मेरी मुक्तेश्वर धाम की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में मैंने करीब आधे घंटे वक्त बिताया और वहाँ पर मैंने ध्यान भी किया। उसके बाद वहीं से 200 से 300 मीटर की दूरी पर चौली की जाली पर गया। वहाँ पर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन किए। उसके बाद मैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सामने आ गया। यहाँ से बस स्टैंड की दूरी 200 से 300 मीटर है। मुक्तेश्वर में रुकने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट और होम स्टे देखने को मिल जाएंगे, जिसका एक दिन का प्राइस 1500 से 2000 रुपये के बीच में होता है। सच बताऊं तो मुझे मुक्तेश्वर में रुकने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मुक्तेश्वर धाम के महादेव मंदिर में मैंने अच्छा वक्त बिताया और चौली की जाली भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया था। वहाँ पे एक अच्छा वक्त बिताने के बाद अब मैं इसी बस से भीमताल के लिए निकलूँगा। आशा है आप सभी लोगों को मुक्तेश्वर पर बना हुआ ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो।